लॉ तभी एप्लीकेबल है जब डेथ इज बेटर देन लाइफ, एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू टर्मिनली इल पीपल एंड सब्जेक्टेड टू सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें डॉक्टर्स नर्सेस उस आदमी को असिस्ट करते हैं मरने में। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार है और उसके घर वाले बोल दें कि भाई इसको मार दो, ये बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी जीने की इच्छा हो। लेकिन क्या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी ये लॉ है? क्योंकि में तो इसको मैन स्लॉटर कहते हैं, यानी कि आदमी की हत्या करने वाला कानून। जय हिंद भारतीयों और न्यूजीलैंड वासियों। न्यूजीलैंड वासियों इसलिए क्योंकि उनके यहाँ एक नया लॉ आया है, राइट टू डेथ। अपने इंडिया में एक लॉ है राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार। हर आदमी को जीने का अधिकार है। हमारे देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। तो वहीं पर न्यूजीलैंड वालों ने एक नया नियम लाया है, राइट टू डेथ, मतलब हर आदमी को मरने का अधिकार है और अपनी आजादी से मरने का अधिकार है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सुसाइड का अधिकार है। हालांकि ये सुसाइड नहीं है, ये जो न्यूजीलैंड लॉ लेके आए बहुत ही पॉजिटिव लॉ है। तो आज हम बात करेंगे कि राइट टू डेथ है क्या, इसको वहां पे लाया क्यों गया, कैसे इसको इम्प्लीकेट करेंगे, इससे क्या फायदा होने वाला है और बहुत सारी बातें। सो लेट्स स्टार्ट। तो न्यूजीलैंड में जो लॉ लाया गया है राइट टू डेथ, इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं यूथेनेसिया या फिर असिस्टेड डाइंग। और सबसे बड़ी बात, ये जो लॉ लाया गया है ये हमारे इंडियन लॉ की तरह है। मतलब पार्लियामेंट में बैठ के नहीं हुआ है कि विपक्ष ने और पक्ष ने मिलकर वोट किए हैं और ज्यादा वोटिंग हो गई तो लॉ बन गया और उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किए। वहां पे हुआ है रेफरेंडम। रेफरेंडम की एक खास बात है कि रेफरेंडम उन्हीं देश में होता है जिनका एरिया छोटा होता है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो हमारे इंडिया में रेफरेंडम पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे रेफरेंडम हुआ, मतलब रेफरेंडम का मतलब है कि वहां की जनता से पूछा गया कि क्या ये लॉ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो पहले ये रेफरेंडम हुआ था 2017 में। तो उस टाइम तो वहां पे ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स ने कहा था कि नहीं ये लॉ गलत है। लेकिन अभी 2 तारीख को दोबारा रेफरेंडम हुआ है, तो वहां पे अब इस टाइम पे मोर देन 50% से ज्यादा लोगों ने बोला है कि ये लॉ लाना चाहिए। अब देखो, राइट टू डेथ का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी सुसाइड करने का अधिकार है। राइट टू डेथ का मतलब है जो लोग टर्मिनली इल हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनके लिए लॉ लाया गया है जिनकी बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है, या फिर जिनको ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द है, असहनीय पीड़ा हो रही है, जो मतलब झेला ही नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए लॉ लाया गया है कि उनको ना इस दर्द भरे जीवन से मुक्ति दी जा सके। इसलिए कानून बनाया गया है कि जो आदमी अपनी बीमारी झेल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द झेल रहा है, या फिर ऐसी स्थिति में है कि उसको रिकवर होने का मतलब 1% चांस भी नहीं है, तो उसको डॉक्टर्स और नर्सेस हेल्प करेंगी मरने में। और ये जो मृत्यु होगी ना, ये बहुत ज्यादा दर्ददायक नहीं होगी, उसमें मेडिसिन दी जाएगी, तो उस तरीके से डेथ दी जाएगी। इस लॉ को सिंपली यूथेनेसिया कह सकते हैं। और ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब डेथ इज बेटर देन लाइफ, एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू टर्मिनली इल पीपल एंड सब्जेक्टेड टू सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कुछ यहाँ पे सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि आप अगर ये सारी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तभी आपको यूथेनेसिया की परमिशन दी जाएगी। तो वो कंडीशंस क्या क्या है भाई? पहला तो जिस आदमी के ऊपर ये लागू होगी वो वहां का सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ बना है न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड का सिटीजन होना चाहिए वो आदमी जिसको यूथेनेसिया करवानी हो। और दूसरा, वो 18 साल से ऊपर का आदमी हो, मतलब 18 साल से मोर देन 18 ईयर्स। और तीसरा, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है, मतलब वो आदमी पूरे होशो हवास में कहे कि मुझको यूथेनेसिया चाहिए क्योंकि मुझको मरना है, मुझसे ये दर्द झेला नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि ऐसा नहीं है कि कोई जिंदगी किसी को कोई टेंशन है वो जाके बोल दे कि मुझको राइट टू डेथ चाहिए, नहीं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है कि वो बंदा टर्मिनली इल होना चाहिए, इतना बीमार होना चाहिए कि उसकी रिकवर होने की स्थिति मतलब हो ही ना, मतलब वो दोबारा रिकवर ना हो पाए। और दूसरा कि उसकी जो फिजिकल स्टेटस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे कम खराब होता जा रहा है, धीरे धीरे वो और बीमार होता जा रहा है, और बीमार होता जा रहा है, और बीमार होता जा रहा है। या फिर ऐसा सिचुएशन हो कि 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित ही है, मतलब मरेगा तो सही हो 6 महीने के अंदर, लेकिन वो दर्द से मरेगा। इससे अच्छा है कि वो यूथेनेसिया करवा ले, असिस्टेड डाइंग करवा ले। तो यूथेनेसिया होता कैसे है?
मतलब जो असिस्टेड डाइंग है वो दी कैसे जाएगी। तो देखो जैसे इसका नाम है असिस्टेड डाइंग, तो इसमें डॉक्टर्स नर्सेस उस आदमी को असिस्ट करते हैं मरने में। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक हो गया इंजेक्शन, यानी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उस तरीके से डॉक्टर इनको एक दवाई देंगे, उसमें ज्यादा नहीं पता चलेगा, कुछ देर बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, दर्द भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस उस गोली को खाएंगे और कुछ देर में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, झंझट खत्म। और दूसरा है इंट्रावेनस डिलीवरी, मतलब आपके वीन में ये दवाई डाल दी जाएगी। आपने देखा होगा ना, वो हाथों में लगाते हैं जब कभी ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, तो वीन मतलब उसको कह सकते हैं, उसके थ्रू जो जहर है, जहर ही कह सकते हैं, दवाई तो नहीं कहेंगे, जहर है वो आपके बॉडी में डाला जाएगा और उससे भी कुछ देर में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और तीसरा है नाक में पाइप डाल दी जाती है। जैसे कई बार आदमी खाना नहीं खा पाता है, अब मान लो कोई कोमा में है या वैसे नॉर्मली भी, तो एक इसका मेथड है कि नाक में ट्यूब के थ्रू वो दवाई डाली जाती है बॉडी में। और लास्ट ऑप्शन है इंजेक्शन। इंजेक्शन तो सबको पता ही होगा इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, तो उस तरीके से भी दी जाती है। यहाँ पे यूथेनेसिया में खास बात है कि उस पर्टिकुलर आदमी को होश हवास में बोलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार है और उसके घर वाले बोल दें कि भाई इसको मार दो, ये बहुत ज्यादा बीमार है, और उसकी जीने की इच्छा हो। तो सबसे पहले उस आदमी की अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई, जो बीमार है, तभी ये होगा। और उसको पूरे होशो हवास में पूछा जाएगा अकेले में कि कोई दबाव तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है। और एक इस रूल में बहुत अच्छी बात यह है कि मान लो अभी मैंने ही इसके लिए बोल दिया है, असिस्टेड डाइंग के लिए या यूथेनेसिया के लिए, कि मुझको ये चाहिए, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मुझसे दर्द नहीं झेला जा रहा है, कोई ऐसी बीमारी है कि पता लगे, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि 5-6 महीने में। तो इसमें ये होगा कि मान लो मैंने भी बोल दिया है, डॉक्टर्स ने सारी तैयारी कर ली है, नर्सेज ने तैयारी कर ली है, और मुझे मतलब असिस्टेड डाइंग देनी, लेकिन एट द एंड पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में, मैं आधा घंटा पहले भी अगर मैं मना कर दूं कि नहीं मुझको नहीं करवानी है असिस्टेड डाइंग, मुझको यूथेनेसिया करवाना ही नहीं है, मुझको रहना है इसी सिचुएशन में रहना है, हो सकता है भगवान ने चाहा तो मैं बच जाऊंगा, और नहीं तो फिर जितना मेरे पास टाइम है मैं उतना अपनी फैमिली के साथ या जो भी है, तो अगर मैं लास्ट टाइम पे मना करता हूं तो उस टाइम पे भी ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया न्यूजीलैंड में 6 नवंबर के बाद ये लीगल कर देंगे, क्योंकि 6 नवंबर को इसका सेकंड फेज का रेफरेंडम होगा, तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि ये लॉ बन ही जाएगा। लेकिन क्या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी ये लॉ है, क्या वहां पे भी इसको लीगल किया गया है, असिस्टेड डाइंग को या यूथेनेसिया को, जिसको बोलते हैं राइट टू डेथ? तो देखो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड सम स्टेट्स ऑफ द यूएस। सम स्टेट ऑफ द यूएस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूएस एक उसको बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो एक स्टेट्स का यूनाइटेड है, और वहां पे टोटल 51 संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन 51 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक है सेंट्रल का, और 50 वहां पे जो अलग अलग स्टेट है जिनको मिला के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है उनका। तो कुल मिला कह सकते हैं कि वहां पे एक देश के अंदर 50 देश हैं, तो 50 देश हैं, 50 संविधान है, सबके अलग अलग नियम है। तो वहां पे कुछ स्टेट्स में लीगल है और कुछ में इलीगल है। और बात करते हैं कि ये इलीगल कहां पे है, तो यूके में इसको इलीगल कहा गया। यूके में तो इसको मैनस्लॉटर कहते हैं, यानी कि आदमी की हत्या करने वाला कानून। पर वहां पे पता क्या, यूथेनेसिया लीगल है, असिस्टेड डाइंग इलीगल है। मतलब ये आप कह रहे हो कि इतनी देर से आप बोले थे यूथेनेसिया एंड असिस्टेड डाइंग एक ही चीज है। एक ही चीज है, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। असिस्टेड डाइंग में होता है कि आदमी खुद अपनी मर्जी से बोलता है कि मुझको मरना है, और उसके बाद डॉक्टर असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यूथेनेसिया है, इसमें डॉक्टर असिस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उसमें कोई भी पर्सन जो खुद टर्मिनली इल है वो खुद को किल कर सकता है, लेकिन उसमें डॉक्टर या नर्स या कोई और असिस्ट नहीं कर सकता है। और यूथेनेसिया का यह है कि यूथेनेसिया में, जैसे मैं छोड़ो, हर बार अपना एग्जांपल नहीं लूंगा यार, मुझको जीना है। मतलब कोई एक बंदा है, वो बीमार है, तो मान लो कोमा में है, तो वो तो नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे उसके परिवार वाले भी बोल सकते हैं कि इसको मर जाना चाहिए, बहुत ज्यादा झेल है। या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके परिवार वाले भी उसको बोल सकते हैं, जैसे किसी को कैंसर का लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पे यूथेनेसिया में उसके परिवार वालों की सहमति भी चलेगी। लेकिन असिस्टेड डाइंग में सिर्फ उस बंदे की ही सहमति चलेगी, जो वो बोलेगा कि अगर मुझको करना है तो करना है, नहीं करना है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें हमारे प्यारे प्यारे भारत की,
तो भारत में लीगल या इलीगल कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी कुछ दिन पहले एक डिस्प्यूट में चल रहा था एक टॉपिक संथारा जैन में ट्रेडिशन होता है जैनिज्म में कि वहां पे ना अपनी लाइफ को धीरे धीरे खत्म करते हैं और भूख के द्वारा, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे भाई खाना पीना नहीं खाओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद मौत तो निश्चित है ही। तो इस तरीके से कहा जाता है और उसको एक ट्रेडिशन का नाम दिया गया है संथारा। और हिंदुओं में बात करें, हिंदुइज्म में, तो वहां पे होता है समाधि। जब आदमी का इस दुनिया से मोह भंग हो जाता है तो वो समाधि ले लेता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो इस समाधि के द्वारा भी धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कई ऐसे केसेस में कहा गया है कि कोई गुरु या कोई ऋषि समाधि में 500-600 साल रहते थे, तो इट कैन बी पॉसिबल, एंड ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि साइंटिस्ट तो कभी ये वेरीफाई नहीं करेंगे, कभी इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि कोई आदमी 500 साल 600 साल बिना खाए पिए रह सकता है। खैर, हमारा टॉपिक भी नहीं है, हमारा टॉपिक था असिस्टेड डाइंग या यूथेनेसिया का। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो और इसमें कुछ लगा हो कि जानने लायक चीजें थी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अदरवाइज डिसलाइक का ऑप्शन भी है नीचे। तो ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।